नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। गढ़वा की सहायक अध्यापक और छात्रा के बीच अश्लील बातचीत के ऑडियो ने हड़कंप मचा रखा है। अभिभावकों के हंगामे के बीच 2 आरोपी टीचर को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। भलोही हाई स्कूल के सहायक अध्यापक और छात्रा के बीच अश्लील बातचीत का ये ऑडियो वायरल होते ही खरौंधी के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज अभिभावकों का हुजूम स्कूल आधम का और आरोपी टीचर की करतूत के खिलाफ हंगामा करने लगा। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों के हो हंगामे के चलते हाई स्कूल में कई घंटे तक पढ़ाई लिखाई ठप रही। नाराज अभिभावकों ने आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बड़ी आदमी ने ग्रामीण ने हम लोग जबर होकर उसको पूछताछ किए तो सच्चाई मिला कि मास्टर ने गलती किया है। लड़की को बुलाकर जबरदस्ती में लोगों बात आराम शराब बात जो है कि बुरा तरह की बात बोलती है। शिक्षा के मंदिर को इन टीचर्स ने मौज मस्ती का अड्डा बनाकर रख दिया है। ये टीचर भोली भाली छात्राओं को कभी नंबर बढ़ाने का लालच देते हैं तो कभी करियर बनाने का सब्जबाग दिखाकर शोषण करने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही इन शिक्षकों की अश्लील बातचीत का ऑडियो टेप सामने आया, शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। खरौंधी के बीईओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी शिक्षकों को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर दी है। वहाँ का जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी है उस महोदय ने हमको दिया है और उसके आधार पर कार्रवाई होगा। लेटर हम लोग निकाल लिए हैं, डीसी के भी संज्ञान में है, डीसी सर के भी संज्ञान में है मैटर। और कल बैठक करके वहाँ पर ब्लॉक स्तरीय कमेटी का जो प्रोसेस है उसके करके बर्खास्त का अनुशंसा कर दिया जाएगा। संज्ञान में है खरौंधी विद्यालय का जो मामला है, एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट से बहुत ही अश्लील बातें कर रहा है, तो इसमें हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है और प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है और जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। शिक्षक और छात्रा के बीच अश्लील बातचीत के वायरल ऑडियो ने खरौंधी के गांव-गांव में इन दिनों हड़कंप मचा रखा है। शिक्षा विभाग ने भी आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और लातेहार पुलिस की एसआईटी ने बालूमाथ की सुनीता देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अपराधी लूटपाट के लिए आए थे, पर सुनीता देवी ने उन्हें पहचान लिया और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। इन अपराधियों के पास से चाकू, मोबाइल, सिम कार्ड और कैश भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तारी हुई है जो इस हत्या में शामिल थे। हत्या का मूल कारण उसकी दुकान में जो पैसा था उसी को लूटना था, बट महिला ने इनमें से कुछ लोगों को पहचान लिया था, जिसके कारण उन लोगों ने चाकू से उस महिला की हत्या की। हम लोगों ने उन मोबाइल फोन वगैरह, जो उस महिला का मोबाइल फोन भी लेके चले गए थे, उसको भी प्राप्त किया है। जो मर्डर वेपन 3 है आपके सामने। और राजधानी रांची में दबंगों ने जेसीबी से 2 मंजिला मकान का अगला हिस्सा गिरा दिया। मकान में रहने वाला परिवार बेबस होकर देखता रहा, पर दबंगों ने एक ना सुनी। चंद सेकंड पहले तक MIG B60 नामक इस 2 मंजिला मकान में जिंदगी खिलखिलाती थी। इस मकान में सिंह परिवार का पूरा संसार बसा हुआ था, पर जेसीबी के भारी भरकम पंचे ने खुशियों के आशियाने को पल भर में तहस नहस कर दिया। जिस घर में समृद्धि और खुशहाली का बसेरा था, वो घर अब मिट्टी में मिल चुका है। ये नजारा है अरगोड़ा के हाउसिंग बोर्ड का, जहां इस घर को खाली कराने के लिए दबंगों की भीड़ ने पहले तो जेसीबी का डर दिखाया, पर जब सिंह परिवार ने घर खाली करने से इनकार कर दिया तो उस आशियाने को जेसीबी से तहस नहस करके रख दिया। बोलते है खाली करो, घर खाली करो। हाथ पकड़ के सब मोबाइल कोई जब्त, सब कुछ जब्त हो गया। बोलते ज्यादा करोगी तो मार हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसको भी धक्का धुक्की कर रही थी, तो फिर सब सामान वही लोग बाहर फेंकी। तो फिर उसके बाद हम लोग घर में ही थे, बुलडोजर चलने लगा। अरगोड़ा के हाउसिंग बोर्ड का ये मकान भरत सिंह के नाम पर है। उन्होंने अपने दोस्त DN सिंह को साल 2003 में ये मकान किराए पर दिया था। बदले में वो हर महीना किराया भी चुकाते हैं, पर दोस्त के दबंग बेटे की नजर करोड़ों की इस प्रॉपर्टी पर गड़ी हुई थी। उसने DN सिंह के परिवार को घर से निकालने की
कई बार कोशिश की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस किया। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के फैसले से पहले ही दोस्त का दबंग बेटा अचानक जेसीबी लेकर आ धमका और घर खाली नहीं किया तो घर की शक्ल सूरत ही बिगाड़ दी। ऑलरेडी हमको लिख चुका था और हम केस कोर्ट में कर चुके थे, इसीलिए उसमें अटैच किया इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सोच रहा था किसी तरह ये कर दें, ये मैनेज कर लिया। कोई कहा होगा कि डराने के लिए कि डर जाएगा, इंजीनियर है कितना रेसिस्ट करेगा, तो डर जाएगा। आके हमको कैप्चर कर लिया और तोड़ के। अरगोड़ा के हाउसिंग कॉलोनी में 2 मंजिला मकान पर चले दबंगई के बुलडोजर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अब पीड़ित परिवार सड़क पर आ गया है तो जेसीबी से घर गिराने वाले दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और साहिबगंज की नीमगाछी में जमीन विवाद में पीट कर एक ग्रामीण को दबंगों ने अधमरा कर दिया। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को घंटों बाद इलाज के लिए साहिबगंज अस्पताल ले जाया गया, पर इलाज में देरी के चलते युवक ने दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने साहिबगंज पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तो समझ में नहीं आया उनको, वो थाना पर ले आए, फिर सुबह उनके इलाज के लिए भेजा गया उनको, और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। एफआईआर करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। और राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीजों का भगवान ही मालिक है। बेड की कमी के चलते आलम यह है कि खून से लथपथ मरीज को ड्रेसिंग करके इमरजेंसी वार्ड के बाहर रास्ते पर बिठा दिया गया। परिजन सलाइन की बोतल पकड़कर बैठे रहे और उस बोतल का पानी मरीज के शरीर में चढ़ता रहा, पर जरा सी लापरवाही हुई तो इस मरीज की जान पर बन सकती है। इन तस्वीरों ने रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। रिम्स अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर जहां एक क्रिटिकल खून से लथपथ गंभीर मरीज का इलाज जो था इसी जगह पर बाहर चल रहा था। बता दें कि यही वो जगह है जहां पर मरीज जो है उसके परिजन उसको दवाइयों के साथ पानी चढ़ाने में मदद कर रहे थे। जहां उसकी जगह अंदर बेड पर इलाज होने का था, वही मरीज यहां पड़ा हुआ था। लेकिन इन तस्वीरों के बाद भी रिम्स प्रबंधन डट कर ये दावा करता है कि सुविधाओं में वो कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन हमारी रिपोर्टिंग के माध्यम से साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से दिन प्रतिदिन सुविधाएं बढ़ नहीं रही है बल्कि घटती चली जा रही है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है। ऐसे में सबकी निगाहें झारखंड निर्वाचन आयोग की घोषणा पर टिकी हुई है, जबकि जेएमएम ने चुनाव को लेकर तैयार होने की बात कह दी है। अपना निर्णय लेगी, जो डेट घोषित करेगी उसी डेट से सब लोग काम करना शुरू करेंगे। तो इसमें सरकार का क्या है, चुनाव आयोग पर सब कुछ निर्भर करता है। वर्तमान में झारखंड में 48 नगर निकायों का चुनाव होना था और सभी 48 नगर निकायों का चुनाव कराने हेतु प्रस्ताव जो है मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा गया था। और रामगढ़ उपचुनाव में दायर 20 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। इस दौरान त्रुटि पाए जाने पर 2 उम्मीदवार नीतीश सिन्हा और संजय कुमार का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। अब चुनावी मैदान में 18 उम्मीदवार रह गए हैं और नाम वापसी की आखिरी तारीख 10 फरवरी की है, जबकि 27 फरवरी को वोटिंग और 2 मार्च को काउंटिंग हो रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। को लेकर के नामांकन पत्र की आज स्क्रूटनी की गई, जिसमें से 2 उम्मीदवारों का नाम जो है पर्चा उनका रद्द कर दिया गया। इसमें संजय कुमार और नीतीश सिन्हा का नाम शामिल है। अब मैदान में कुल 18 उम्मीदवार बचे हैं। इनमें आजसू पार्टी से सुनीता चौधरी, कांग्रेस से बजरंग महतो और झारखंड पार्टी से संतोष महतो का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। हालांकि 10 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। ऐसे में देखना होगा कि 10 तारीख को किन लोगों का नाम जो है वापस होगा। उसके बाद फाइनल रूप से उम्मीदवार जो है उपचुनाव के लिए मैदान में रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि 2 मार्च को यहां पर मतों की गिनती होगी। ऐसे में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सारी तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। उम्मीदवार जो हैं अपने जनसंपर्क में लग चुके हैं। ऐसे में यहाँ का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
और झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। रांची में उन्होंने कहा कि झारखंड की गरीब जनता और गरीब होती जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परिवार अमीर होता जा रहा है। झारखंड की जनता सब कुछ देख रही है। सोरेन परिवार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति में परिवारवाद का परिचायक है। वो अपने लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए संपत्ति एकत्र करने का काम करते हैं। बेचारे गरीब आज मर रहे हैं और उनका परिवार फल फूल रहा है। ये झारखंड की 3.5 करोड़ जनता देख रही है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली और अमृतसर का दौरा खत्म कर वापस रांची लौट आए। कल झारखंड मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग की वो अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 फरवरी को रांची से दिल्ली गए थे, जहां उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई। आज दोपहर में उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मत्था टेका था। लंगर में शामिल भी हुए थे और इसके बाद वो देर शाम रांची लौट आए। और धनबाद नगर निगम दफ्तर के बाहर झमाड़ा के मृत कर्मचारियों के परिजन और कर्मचारियों के बीच मारपीट को लेकर दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। घटना के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और झमाड़ा प्रबंधक सह नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने माफी मांगने की बात भी कही है। वहीं नगर आयुक्त ने आरोपों को गलत करार दिया है। गुंडागर्दी पर उतर आए हैं तो मैं नगर आयुक्त को चेतावनी देना चाहता हूं कि नगर आयुक्त संभल जाइए। सरकार कोई भी एक तरह अस्थायी नहीं रहती और सरकार आते जाते रहती है। सरकार के इशारे पर यदि आपने माडा कर्मियों के आश्रितों के साथ इस तरह का अन्याय और अत्याचार किया तो आपको चैम्बर में 1 मिनट बैठने नहीं दिया जाएगा। उनको नुकसान पहुंचाया जाने का कोशिश किया गया है और उसमें सभी लोग माडा ही नहीं थे, कुछ अलग से भी व्यक्ति थे जो नगर आयुक्त को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। वो वीडियो फुटेज पर स्पष्ट है। वो तो ठीक है सर। शहर की सफाई रोकते हड़ताल पे आ गए थे आपके सपोर्ट के लिए, सुरक्षा के लिए, इस पे क्या कहा आपने? क्या नहीं, थोड़ा सा आक्रोश है, लोग मान जाएंगे। वहीं धनबाद के ओवरब्रिज के नीचे चलने वाली दुकानों के दुकानदार हेलमेट लगाकर पेट भी चला रहे हैं और जिंदगी भी बचा रहे हैं, क्योंकि जर्जर ओवरब्रिज का टुकड़ा अक्सर टूटकर सिर पर गिरता जो रहता है। सिर पर हेलमेट और गर्मा गर्म कड़ाही में चाउमीन की भुनाई। ये तस्वीरें देखकर आप भी चकरा गए न? ये नजारा है कोयलांचल की लाइफलाइन यानी बैंक मोड़ के ओवरब्रिज के निचले हिस्से का, जहां एक कतार से नूडल्स से लेकर चाट फुचके जैसी खाने पीने की कई दुकानें खुली हुई हैं। पर जर्जर ओवरब्रिज की हालत ऐसी कि उसके मलबे का टुकड़ा अक्सर टूटकर सिर पर गिरता रहता है। उससे बचने के लिए और दुकानदारी चलाने के लिए इन दुकानदारों ने हेलमेट लगा रखी है, ताकि पेट भी चलता रहे और जिंदगी भी बची रहे। यहाँ से पत्थर गिरता है बड़का बड़का। ऊपर क्या? वो ढला है, रोड वाला, ब्रिज वाला। तो वो मलबा गिरता रहता है, ढलैया टूट टूट के गिरता रहता है। उसी का डर से हम लोग लगाए हुए हैं, जो कहीं लग ना जाए हम लोग को। डर मतलब हमेशा डर लगा रहता है। बहुत बड़ा बड़ा, ये बार तो बड़ा गिरा है। वहाँ देखिए ना, कल परसों गिरा है। पुल गिर गया है, टूट गया, गिर जाता है। अच्छा। इसमें बड़ा बड़ा पत्थर गिर जाता है, बड़ा पत्थर गिर जाता है सर, बड़का पत्थर गिर गया है। साल 1971 में बना ये ओवरब्रिज अब 55 साल का हो चुका है। इसकी रेलिंग टूट फूट कर गिरती रहती है। छत से प्लास्टर का टुकड़ा टूट कर गिरता रहता है, जिससे अक्सर राहगीर घायल होते रहते हैं। उस ओवरब्रिज के नीचे फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले इन दुकानदारों के सिर पर दिन रात मौत का खतरा मंडराता रहता है। पर करें तो क्या करें? पेट का सवाल जो है, दुकान भी नहीं हटा सकते और बेशकीमती जान भी बचानी है। ऐसे में ये हेलमेट इनका सुरक्षा कवच बन गया है। शौक तो नहीं है पहनने का हेलमेट, ऊपर से ब्रिज के ऊपर से मलबा गिरते रहता है। हम लोग सामने काम कर रहे हैं, कहीं गिर गया सर के ऊपर या कुछ हादसा हो गया, बड़ा हादसा, तो उसका रिस्क कौन लेगा? मतलब राहगीर तो और जो कस्टमर वो आके चले जाते हैं। हम लोग तो हमेशा यहाँ खड़ा रहते, तैनात रहते, हम लोग यहाँ काम करते रहते हैं। लगभग कितना देर यहाँ गुजारते हैं? तकरीबन 11 बजे तक, रात तक हम लोग यहाँ रहते हैं। नया मोड़ से भूली और वासीपुर जाने वाले इस रास्ते में ओवरब्रिज के नीचे ऐसी 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें चलती हैं, जहां सैकड़ों युवकों की रोजी रोटी चलती है। पर ओवरब्रिज की जर्जर हालत ने इन सभी की जिंदगी खतरे में डाल दी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
और हजारीबाग की गिद्दी स्टेडियम के पास अपराधियों ने कोयला कारोबारी लाल मोहम्मद अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी। लाल मोहम्मद अपने मित्र से मिलकर वापस लौट रहा था और रास्ते में घात लगाए अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। घटना के पीछे किस अपराधी का हाथ है, ये अब तक मालूम नहीं चल सका है। पीड़ित परिजनों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ये अपने एक मित्र के घर गया हुआ था, वहां से जैसे निकला 200 कदम की दूरी पे जाता है और अपराधी के जो भी लोग होंगे उसके कनपट्टी में सटाकर और गोली मार देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। पहले का कोई रंजिश नहीं, पहले का कोई रंजिश होगा तो ये बताने नहीं जा सकता है। कोई कोयले का व्यापार है, हो सकता है ऐसा कोई रखा होगा, लेकिन ये तो किसी से रंजिश रखता नहीं था। वहीं रामगढ़ पुलिस की एसआईटी ने 23 जनवरी को कोयला व्यवसायी गजानंद प्रसाद हमलाकांड में 4 टीपीसी नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से देसी पिस्टल, कारतूस, 2,80,000 रुपए, कैश, बाइक और 5 मोबाइल जब्त की गई। इसी गैंग ने 10 जनवरी को कोयला व्यवसायी नेपाल यादव के घर पर हमला किया था। ये चारों अपराधी नक्सली संगठन टीपीसी के लिए लातेहार, चतरा और रामगढ़ जैसे जिलों में रेकी और लेवी वसूलने का काम किया करते थे। और छापामारी करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 4 लोगों का जो संबंध है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीपीसी संगठन के साथ में है। वो उनके लिए सिम कलेक्शन का काम करते हैं, रेकी करने का काम करते हैं, गोली चलाने का काम करते हैं। तो ये चारों लोग की इन्वॉल्वमेंट गजेंद्र साहब पर जो हमला हुआ था उसमें थी। और फिर इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो कुछ दिन पहले जो नेपाल यादव पे 10 जनवरी को रामगढ़ थाना क्षेत्र में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी इन्हीं गैंग के लोग और इन्हीं से इन लोगों के अलावा भी कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। तो इसमें नेपाल यादव केस और गजेंद्र साहू पर जो फायरिंग केस हुआ था, इन दोनों की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी रामगढ़ पुलिस ने कोयला व्यवसायी रैक लिफ्टर गजानंद प्रसाद उर्फ गज्जू पर 23 जनवरी को भुरकुंडा में हुए गोलीबारी मामले का खुलासा कर दिया है। रामगढ़ पुलिस ने इस संबंध में टीपीसी से जुड़े 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 2,80,000 रुपये नगद, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं। एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। दरअसल इस घटना को अपराधियों ने टीपीसी के इशारे पर लेवी वसूली के लिए अंजाम दिया था। यह भी बताना चाहेंगे, एसपी ने बताया कि 10 जनवरी को रामगढ़ में कोयला व्यवसायी नेपाल यादव पर हुए हमले में भी इसी संगठन के लोगों का हाथ था। यानी कि नेपाल यादव पर हुए गोलीबारी मामले का भी पुलिस जो है उद्भेदन करने के करीब पहुंच चुकी है। अपराधियों को आज ही न्यायिक हिरासत में रामगढ़ जेल भेज दिया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि रामगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।